हेलो एवरीवन, मैं मधु यादव, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी पीसीसीपी। आज आपके सामने लेकर के आई हूँ एक और वन शॉट वीडियो क्लास 9th के लिए। बायोलॉजी चैप्टर है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो ऑब्वियसली बात है, इम्प्रूवमेंट यानी कि हम उसकी क्वालिटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, इंक्रीज कर रहे हैं किनकी, फूड रिसोर्सेज की। तो सबसे पहले हमने पढ़ना पड़ेगा कि फूड का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में। तो फूड हमें जनरली क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा बॉडी में जितनी भी रिपेयरिंग चलती है वो सब किसकी हेल्प से होती है, फूड की हेल्प से होती है। जितनी भी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो फूड की हेल्प से ही करेंगे, क्योंकि बाद में एनर्जी मिलती है हमें फूड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फूड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, लाइक मिनरल्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा सॉल्ट्स हो गए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, दीज आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो ये इस तरीके से हमारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारा बनाते हैं पूरा फूड, और इनसे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, रिपेयर के लिए मटेरियल्स मिलते हैं, ग्रोथ रिप्रोडक्शन के लिए मटेरियल्स मिलते हैं। इसके अलावा रेगुलेटरी सब्सटेंसेस जो होते हैं वो सारे किससे मिलते हैं, फूड से मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें, कुछ टर्म्स आती हैं लाइक, क्योंकि हम फूड रिसोर्सेज की बात करें तो फूड रिसोर्सेज से रिलेटेड आएगा। सबसे पहले टर्म है हमारे पास एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि जो हमारे बायोलॉजी के अंदर, साइंस के अंदर जो हम खेती की बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं। अगर मतलब हो जाएगा फील्ड, और कल्चर का मतलब हो जाएगा कल्टीवेशन। अगर बात करें हॉर्टिकल्चर की तो हॉर्टिकल्चर का मतलब है गार्डन, हॉर्टस यानी गार्डन, और कल्चर मतलब कल्टीवेशन। इसका मतलब है कि हमें गार्डन में जो उग सकती है उनके बारे में बात करनी, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। सिल्वीकल्चर ये हमारे रिलेटेड हो गया वुड एंड ट्रीज से। वुड एंड ट्रीज जनरली फॉरेस्ट एरिया की अगर बात करेंगे तो हम बात करते हैं सिल्वी कल्चर की। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ फूड। तो फूड के सोर्सेज दो तरीके के से हो सकते हैं, प्लांट सोर्सेज हो सकते हैं और एनिमल सोर्सेज हो सकते हैं। प्लांट सोर्स की बात करें तो हमारे पास में बहुत सारी हैं, सीरियल्स है, पल्सेज हैं, है ना, दीज आर प्लांट सोर्सेज। इसके अलावा अगर हम बात करें एनिमल सोर्स की तो एनिमल सोर्स में हमारे पास हो जाता है हनी है, बटर, घी, है ना। तो दीज आर एनिमल सोर्सेज। उसके बाद में यहाँ पर हमें कुछ पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि क्रॉप में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं तो क्रॉप के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनके बारे में हमें सब डिस्कस करना है। तो क्रॉप सीजन प्लांट, जब क्रॉप का मतलब होता है कि जब बहुत सारे प्लांट एक पर्टिकुलर एरिया में एक बहुत बड़े लैंड में उगाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं, फसल। तो यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर्स है जो उन्हें अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर, फोटो पीरियड और कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल। नेक्स्ट, ये कुछ ग्रोइंग सीजन के अकॉर्डिंग क्या होती है, क्रॉप्स की डिफरेंट टाइप्स होते हैं। 3 टाइप की क्रॉप्स होती है, रबी, खरीफ और जायद। तो खरीफ क्रॉप रेनी सीजन क्रॉप होती है, रबी क्रॉप विंटर सीजन, जायद जो होती है वो होती है समर सीजन होती है। अगर बात करें तो इनको वार्म एंड वेट वेदर रिक्वायरमेंट है, इन्हें कोल्ड एंड ड्राई है, और इन्हें वार्म वेदर जो है वो रिक्वायरमेंट होती है इनकी। अगर बात करें तो राइस, ज्वार, बाजरा, कॉटन, दीज आर खरीफ क्रॉप्स, एंड व्हीट, बार्ली, ग्राम, मस्टर्ड, potatoes, these are rabi crop, and जायद watermelon, bitter gourd, cucumber, muskmelon, these are जायद crop. नेक्स्ट, इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। तो इम्प्रूवमेंट हम कैसे कर सकते हैं, तो जनरल सी बात है, हमें उसमें क्या करने पड़ेंगे, चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें लेवल इंक्रीज करना है तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहला होता है इम्प्रूवमेंट में वेराइटल इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप थ्रू जेनेटिक मैनिपुलेशन, यानी कि हमें उसका जो जेनेटिक मैनिपुलेशन का मतलब हो गया, उसमें हेर बदल करना है, किसमें, डीएनए में, उसके डीएनए में क्या करना है, हमें चेंज करना है जेनेटिक मटेरियल में, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम, जेनेटिक मैनिपुलेशन बोलेंगे। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसके 3 स्टेप होंगे। सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन। क्या होगा, इंट्रोडक्शन का मतलब हो गया कि जो 2 वेराइटी हम ले रहे हैं उन्हें इंट्रोड्यूस करना। हमें ऐसी जगह से लेनी है वो, जो मान लो एक जंगली एरिया से ले ली और एक लोकल एरिया से ले ली, क्योंकि तीसरी हम जो बनाएंगे नई हाइब्रिड, उसमें उस दोनों के क्या होंगे, कैरेक्टर्स होंगे। तो पहला तो हो गया इंट्रोडक्शन, दूसरा हो गया सिलेक्शन यानी कि जगह के अकॉर्डिंग हम उसे सेलेक्ट भी करेंगे, उसे एनवायरनमेंट में, उस क्लाइमेट में, वेदर में वो उग पाती है या नहीं पाती है। सिलेक्शन 2 टाइप का होता है जनरली, आर्टिफिशियल और नेचुरल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये तो हो गई
पहली स्टेप, ये सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप होती है यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन। क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं, दो पेरेंटल प्लांट लेंगे या दो पेरेंटल ऑर्गेनिज्म लेते हैं, उनका क्या कराते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं, और जो नई जनरेशन बनती है उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। जो नई जनरेशन आएगी उसमें दोनों पेरेंट के क्या होंगे, कैरेक्टर्स होंगे। तो ये तो होता है वेराइटल इंप्रूवमेंट। अब अगर हम क्रॉप उगा रहे हैं तो हमें उसका करना पड़ेगा प्रोडक्शन मैनेजमेंट, कि उसका प्रोडक्शन हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हमें क्या मैनेजमेंट करना पड़ेगा। लाइक उगाने से लेकर के वाटर सप्लाई करना, उसके बाद में काटना, हार्वेस्ट करना, हार्वेस्ट करने के बाद में उसका स्टोर करना, दीज आर सारे क्या हो जाएंगे, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। फिर आता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब हो गया हार्मफुल जो एजेंट्स होते हैं उनसे उनको क्या करना, प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे हम किससे कर सकते हैं, डिजीज से कर सकते हैं, या फिर जब हम क्रॉप को, ग्रेन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, तो उस टाइम पर चूहे वगैरह से इन सबसे प्रोटेक्ट करना। तो ये होता है क्रॉप प्रोटेक्शन। तो इन तीनों पॉइंट्स के बारे में हमें यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है। तो पहला है वेराइटल इंप्रूवमेंट। वेराइटल इंप्रूवमेंट में हम क्या करते हैं, डिजायरेबल कैरेक्टर को डालने की कोशिश करते हैं नई जनरेशन में। तो इसके क्या एम है, क्यों किया जा रहा है, तो सबसे पहले तो हमें हाई यील्ड वेराइटी बनानी है। तो हम हाइब्रिड जो वेराइटी होती है उसको हम हाई यील्ड वेराइटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाई यील्ड वेराइटी। ठीक है, यील्ड का मतलब कितना जो है क्रॉप मिला। ठीक है, आफ्टर सारा प्रोसेस करने के बाद में कितना हमें प्राप्त हुआ उसको क्या बोलेंगे, यील्ड बोलते हैं। इम्प्रूव्ड क्वालिटी, क्वालिटी इंप्रूव करनी है। अर्ली एंड यूनिफॉर्म मैच्योरिटी, जल्दी से मैच्योरिटी आ जाए, और अर्ली यूनिफॉर्म यानी कि सभी में एक जैसे, सारे क्रॉप प्लांट उग रहे हैं तो सब में सही एक ही टाइम पर क्या है, मैच्योरिटी आए। ऐसा नहीं कि एक एक महीने बाद जो है मैच्योर हो रहा है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, काटना मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके बाद में इंसेंसिटिविटी ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर, क्योंकि ये दोनों फैक्टर बहुत अफेक्ट करते हैं किसी भी क्रॉप को। वाइडर एडेप्टिबिलिटी, आराम से वो एडेप्ट कर सके अपने एनवायरनमेंट को। लॉगिंग रेजिस्टेंट वेराइटीज, डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर, मैंने बोला है डिजायर्ड कैरेक्टर को ही हम उनमें डालने की कोशिश करते हैं। और वेराइटीज रेजिस्टेंट टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस। तो बायोटिक स्ट्रेसेस, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म उसको हार्म कर रहा है तो उससे हमें उसको क्या करना, इम्प्रूव करना, ताकि वो उससे इजीली क्या कर सके, रेजिस्टेंस हो सके। एबायोटिक स्ट्रेस जैसे हो गया टेम्परेचर, सनलाइट, अगर इससे हो रहा है, वाटर से हो रहा है, तो उसमें भी हम क्या कर सके, इंक्रीज कर सके क्वालिटी को। तो यहाँ पर जेनेटिक मैनिपुलेशन के क्या है, 3 स्टेप अभी मैंने बताए थे, इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो इंट्रोडक्शन, हमें पहले वो 2 वेराइटी लेनी है, उनको इंट्रोड्यूस करना है। देन सिलेक्शन, उसमें से भी हमें कैरेक्टर ढूंढने हैं कि किस कैरेक्टर को मिलाना है। ये सिलेक्शन 2 टाइप का होता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो दोनों पेरेंट्स को क्या करेंगे, क्रॉस करवाएंगे, ब्रीड करवाएंगे, नई जो जनरेशन बनेगी उसे क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि मान लो ये है प्लांट 1, ये है प्लांट 2, हमने करवाया ब्रीडिंग या क्रॉस करवाया, तो यहाँ पर जो न्यू जनरेशन आई दैट इज हाइब्रिड, या हम इसे बोल सकते हैं हाई यील्ड वेराइटी। और इसमें क्या होगा, इसका भी कैरेक्टर होगा, इसका भी कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो बनता है वो हो जाएगा हाइब्रिड। फिर बात करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है हमारे पास में, क्रॉप को न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है तो उसे फुलफिल करना, इरिगेशन, वाटर सप्लाई करना। तीसरा क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर जैसे एक ही एक क्रॉप हमने उगा दी तो एक ही टाइप का न्यूट्रिएंट ले लिया उसने सॉइल से, तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो हमें क्रॉप पैटर्न को फॉलो करना ताकि क्या हो कि एक ही न्यूट्रिएंट की, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सॉइल में से न्यूट्रिएंट चला जाए तो सॉइल क्या हो जाएगी, स्टेराइल हो जाएगी, नॉन फर्टाइल हो जाएगी। तो हमें क्रॉप पैटर्न यूज करने पड़ते हैं यहाँ पर, जिसमें हम पढ़ेंगे मिक्स क्रॉप, क्रॉप रोटेशन और इंटर क्रॉपिंग। पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो न्यूट्रिएंट, दीज आर मिनरल्स जो प्लांट को क्या होते हैं, रिक्वायर होते हैं। इनमें से भी 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं माइक्रो और एक होते हैं मैक्रो। तो जो कम अमाउंट में चाहिए वो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए वो क्या होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट। और ये सभी को हम बोले तो ये सारे एरे कार्बन, आयरन, हाइड्रोजन, मैंगनीज, ऑक्सीजन, बोरोन, नाइट्रोजन, जिंक, फॉस्फोरस, कॉपर, पोटेशियम, मॉलिब्डेनम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सल्फर एंड कैल्शियम। तो इस तरीके से डिफरेंट क्या है, न्यूट्रिएंट्स से जो प्लांट को चाहिए होते हैं। अभी इन्हें यहाँ से मिलेंगे कैसे,
प्लांट को ये मिलेंगे कहाँ से, तो एक तो मिलेंगे सोइल से और कहाँ से मिलेंगे, एयर से। तो सोइल वाले क्या होंगे, सोइल से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। कुल मिलाकर के बात यह है कि एयर से केवल यही मिल सकते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन CO2 फॉर्म में या ऑक्सीजन फॉर्म में, और हाइड्रोजन मिलेगा वाटर से। कहाँ से मिलेगा, वाटर से H2O। बाकी जो है सोइल से ही हमें उसको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। अब चाहे हम इसके लिए क्या ले सकते हैं, मैन्योर, चाहे हम यूज कर सकते हैं फर्टिलाइजर, चाहे हम यूज कर सकते हैं बायो फर्टिलाइजर। तो इस तरीके से अगर बात करें तो क्वांटिटी कितनी चाहिए प्लांट को, उसके अकॉर्डिंग ये दो टाइप के होंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो मैक्रो यानी कि जो ज्यादा चाहिए, यानी कि ज्यादा वो चाहिए होगा जो प्लांट की पूरी एक्टिविटी को देख रहा है या ज्यादा सब्सटेंस में मिल रहा है। तो जनरली कौन कौन से होते हैं, मैक्रो में नाइट्रोजन है, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। बाकी ये जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये बहुत ही कम अमाउंट में इनको चाहिए होंगे। हम बोल सकते हैं CHON यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, दीज आर मैक्रोन्यूट्रिएंट। बाकी इनके अलावा जितने भी होते हैं, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, बोरोन, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन, दीज आर माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये 7 है और ये 6 है। नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट हम कैसे दे सकते हैं, अगर सोइल में नहीं है तो हमें बाहर से भी देने पड़ेंगे। तो मैंने 3 तरीके आपको बताए हैं। कौन कौन सा है, एक तो हो गया मैन्योर, हम क्या प्रोवाइड करेंगे उन्हें, मैन्योर। दूसरा हम प्रोवाइड करेंगे फर्टिलाइजर्स, और तीसरा हम यूज कर सकते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। तो इस तरीके से ये तीनों का यूज करेंगे हम न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने में प्लांट्स को। तो मैन्योर्स क्या होती है, हमेशा से पढ़ा है आपने, मैन्योर क्या होती है, जो काऊ डंग है ना, लिविंग किचन वेस्ट, इनसे जो बनती है, इसको हम खेतों में भी बना सकते हैं, फैक्ट्रीज की जरूरत नहीं होती, चीप होती है, सस्ती होती है ना। तो ये होती है मैन्योर। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे सोइल को, सोइल की फर्टिलिटी को ये बेकार नहीं करेगी, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो एडवांटेजेस तो क्या है कि ये एनरिच कर देती है सोइल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, ऑर्गेनिक मैटर को भी उसमें क्या कर देती है, वापस ऐड कर देती है। लेकिन क्या होगा, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस ये होंगे कि ये क्या होगी, लिमिटेशन, कि बल्कि होगा, क्या होगा, बल्कि होगा। गोबर की जो खाद बनती है काऊ डंग की, तो बल्कि है तो उसको ट्रांसपोर्ट करने में क्या हो जाएगा, मुश्किल होगा, ट्रांसपोर्टेशन उसका मुश्किल होगा, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। उसके अलावा न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होता है मैन्योर। जैसे मान लो किसी प्लांट को नाइट्रोजन ही चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं कि मैन्योर में केवल नाइट्रोजन होगा। तो इस तरीके से न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होता है, जबकि फर्टिलाइजर होता है। तो इनके बीच में डिफरेंसेस काफी पूछे जाते हैं, किसके बीच में, मैन्योर के बीच में और फर्टिलाइजर के बीच में। तो फर्टिलाइजर महंगे होते हैं, ये फैक्ट्रीज में बनते हैं, केमिकली होते हैं, वो लगभग नेचुरली होती है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, है ना। काऊ डंग किचन वेस्ट से हम बना सकते हैं, इनको केमिकल से ही बना पाएंगे हम। और ये बल्कि होते हैं, ट्रांसपोर्ट करना इनको इजी नहीं होता है, लेकिन इनको ट्रांसपोर्ट करना इजी होता है। ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस। तो फर्टिलाइजर केमिकल्स हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स है जो इंडस्ट्रीज में बनते हैं। ये प्लांट न्यूट्रिएंट जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इनका हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक होंगे। अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के हिसाब से हो जाएगा, फास्फोरस है तो उसमें फास्फोरस मिल सकता है, जैसे कि यूरिया होता है, ठीक है, यूरिया होता है, अमोनियम नाइट्रेट होता है। तो अमोनियम नाइट्रेट में क्या मिल गया, नाइट्रोजन मिल गया, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट में, यूरिया में क्या हो गया, नाइट्रोजन मिल गया। तो इस तरीके से ये क्या होगा, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। आगे चलते हैं, मैंने अभी बताया था आपको तीसरा मेथड, तीसरे क्या होते हैं, बायो फर्टिलाइजर होते हैं जो न्यूट्रिएंट को फुलफिल कर सकते हैं प्लांट में। बायो फर्टिलाइजर, बायो का मतलब तो हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो नेचुरल तरीके से प्लांट के साथ में क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं। चाहे वो सिम्बायोटिकली एसोसिएट हो सकते हैं या सोइल के अंदर फ्री लिविंग फॉर्म में वो मिल सकते हैं। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, बायो फर्टिलाइजर। जैसे राइजोबियम सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस मतलब जब दोनों ऑर्गेनिज्म क्या हो,
इक्वली बेनिफिटेड हो, दोनों को बेनिफिट मिल रहा हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन मिलता है बोलते हैं। जैसे लाइकेन भी होता है, लाइकेन में फंजाई और एल्गी दोनों का क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। राइजोबियम करता क्या है, तो ये लेग्यूम प्लांट्स में क्या बनाता है, रूट नोड्यूल्स बनाता है, नाइट्रोजन को क्या कर देता है, फुलफिल कर देता है। एजोला के साथ में कौन मिलता है, एनाबेना मिलता है। फ्री लिविंग बैक्टीरिया जैसे एजेटोबैक्टर, अब फ्री लिविंग है तो यहाँ पर किसी प्लांट का नाम नहीं दिया गया है, क्योंकि फ्री लिविंग है, वो तो सॉइल के साथ में फ्रीली फॉर्म में रह रहा है ना, तो स्पेसिफिक नहीं कि इसी प्लांट के साथ में रहेगा। साइनोबैक्टीरिया यानी कि एनाबेना नोस्टो, जिन्हें हम बीजीए भी कहते हैं। माइकोराइजा, माइको यानी फंजाई, राइजा यानी कि रूट्स, तो हायर प्लांट्स जो होते हैं उनकी रूट के साथ में फंजाई एसोसिएशन बनाता है, उसे बोलते हैं हम माइकोराइजा। फिर बात करते हैं, पहला था न्यूट्रिएंट, दूसरा है इरिगेशन। वाटर सप्लाई करना क्रॉप को, उसी को क्या बोलते हैं, इरिगेशन मेथड बोलते हैं। इरिगेशन में बहुत सारे मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड भी होते हैं और मॉडर्न मेथड भी होते हैं, जैसे कुएं से देना है ना, रिवर से देना, या फिर कैनाल से देना, कैनाल सिस्टम से, तो ये सभी क्या है, मेथड है इरिगेशन के। अब इरिगेशन क्रॉप बेस्ड हो सकता है, क्रॉप को कितनी रिक्वायरमेंट है, जैसे राइस को बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, किसी किसी क्रॉप को रिक्वायरमेंट नहीं होती। दूसरा सॉइल बेस्ड है, अगर सैंडी सॉइल है तो उसको पानी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाती है। क्ले या लोमी सॉइल है तो वाटर को इजीली होल्ड कर लेती है, तो उनको ज्यादा इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बात करते हैं सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, जैसे टैंक है, वेल से, है ना। इसके अलावा इरिगेशन मेथड मॉडर्न मेथड जो है, ये मॉडर्न मेथड है इरिगेशन के, ठीक है। इनमें कैनाल भी आ सकती है, ठीक है, रिवर, ये सब आ जाएगा इसमें, कैनाल, रिवर। मॉडर्न मेथड में दो होते हैं, स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर में क्या किया जाता है, ये मेन जहां से वाटर सप्लाई की जा रही है, यहां से क्या होगा, चारों तरफ इस तरीके से फव्वारा जो होता है स्प्रिंकलर, उसकी तरीके से इक्वली क्या किया जाएगा, वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, सप्लाई किया जाएगा। जबकि ड्रिप सिस्टम ये बहुत ही अच्छा है, किस मामले में, अगर किसी एरिया में क्या हो, पानी की कमी हो, क्या हो, वाटर क्या हो, बहुत कम हो, तो उस एरिया में हम क्या करते हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का यूज करते हैं। क्यों, इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये मेन वाटर का सोर्स है, इससे पूरा पाइप जुड़ा रहेगा, और ये पाइप का जो पहुंच है वो रहती है प्लांट की रूट तक। मान लो ये प्लांट की रूट है, डायरेक्टली ये क्या करता है, ड्रॉप वाइज बिल्कुल प्लांट की रूट में क्या करता है, इरिगेशन करता है। इसलिए ऐसे एरिया में बहुत अच्छा है जहां पर पानी बहुत कम हो, तो इसको हम यूज करते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, ठीक है। किसके लिए, फ्रूट क्रॉप्स के लिए हम इसका यूज करते हैं। फिर बात करते हैं, थर्ड पॉइंट आ गया हमारा, न्यूट्रिएंट, इरिगेशन, क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न क्यों करना है हमें, क्योंकि एक तो सॉइल क्या हो जाए, नॉन फर्टाइल हो जाए, स्टेराइल हो जाए, लगातार एक ही न्यूट्रिएंट प्लांट लिया जा रहा है, क्रॉप ली जा रही है, तो इसमें हम क्यों करते हैं, एक करते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। तीन चीजें पढ़ेंगे हम इसमें, क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, मिक्स्ड क्रॉपिंग में दो ऐसी क्रॉप लेंगे, उनको मिक्स करके क्या करेंगे, उगाया जाएगा, ताकि अगर एक मान लो नाइट्रोजन को ज्यादा ले रही है, कंज्यूम कर रही है, तो दूसरी ऐसी होगी जो नाइट्रोजन को फुलफिल कर सके सॉइल के अंदर। जैसे कि व्हीट क्रॉप को ग्राम के साथ उगाना, कॉटन को ग्राउंडनट के साथ, ग्राउंडनट को सनफ्लावर, रागी को ग्राम के साथ, टर्मरिक को ग्राउंडनट के साथ में, तो दो क्रॉप एक साथ हम उगा सकते हैं। फिर होता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब हो गया, इस रो में ये वाली क्रॉप, दूसरी रो में दूसरी वाली क्रॉप, तो ये इसके दो अलग अलग पैटर्न है, रो इंटरक्रॉपिंग और स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग। एडवांटेजेस क्या है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, है ना, और इसमें क्या होगा, इकोनोमाइजेस स्पेसेस एंड टाइम ऑफ कल्टीवेटिंग टू और मोर क्रॉप। अब पहले तो इतने बड़े खेत में केवल एक ही क्रॉप को उगा रहे थे, अब जब आप मिक्स्ड क्रॉप कर रहे हैं, दो एक साथ उगा रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी भी अच्छी आएगी और दो अलग अलग क्रॉप हमें मिल भी जाएंगी। और ये सॉइल फर्टिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, कि सॉइल फर्टिलिटी को क्या कर रहा है, ये मेंटेन कर रहा है। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन, पहला मिक्स्ड क्रॉपिंग, दूसरा इंटरक्रॉपिंग, तीसरा
क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन यानी कि रोटेट करके, ऐसा नहीं कि पूरे साल भर एक ही क्रॉप को या पूरे एक सीजन में हम पूरे एक ही क्रॉप को क्या कर रहे हैं, उगा रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्रॉप रोटेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ, ऑल क्रॉप्स डू नॉट रिक्वायर द प्लांट न्यूट्रिएंट इन द सेम प्रोपोर्शन। ऐसा नहीं है इसको ज्यादा नाइट्रोजन चाहिए तो दूसरे वाले को भी ज्यादा नाइट्रोजन चाहिए, इसको फास्फोरस ज्यादा चाहिए तो उसे भी नहीं, मे बी उसको फास्फोरस कम चाहिए होगा, इसको नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, क्रॉप को रोटेट कर लेते हैं ताकि सोइल के अंदर किसी एक ही न्यूट्रिएंट की ज्यादा खपत ना हो और उसको हम इजीली साइकिल्ड करते रहे। फिर बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे। पहला था जेनेटिक मैनिपुलेशन, थर्ड पॉइंट, पहला था जेनेटिक मैनिपुलेशन, सेकंड था मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, तीसरा है प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्या है, प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। प्रोटेक्ट करना है हमें। अब प्रोटेक्ट किनसे करेंगे, पैथोजन से, पेस्ट से। पेस्ट ये सभी वो है जो क्या कर रहे हैं, जैसे इंसेक्ट, रेट, माइट्स, वीड्स, फंजाई, ये सभी प्लांट को क्या कर रहे हैं, डिजीज कर रहे हैं या फिर उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरे होंगे पैथोजन, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बीमारी करते हैं प्लांट के अंदर। कौन कौन है, बैक्टीरिया, फंजाई और वायरसेस, तो ये हैं पैथोजेंस। वीड्स क्या होती हैं, तो अनवांटेड प्लांट जो होते हैं किसके साथ में उगाते हैं, मेन क्रॉप के साथ में उगाते हैं, जो क्या करेंगे, उस क्रॉप से न्यूट्रिएंट के लिए कंपटीशन करेंगे, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं होने देंगे, तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, वीड्स। और वीड्स को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो उसके भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं। वीड्स जनरली मान लो अगर गेहूं की भी खेती चल रही है, अगर उसमें राइस का प्लांट उग जाता है एक दो, तो इन दैट केस राइस भी क्या है, वीड है। ऐसा नहीं है कि राइस फायदेमंद है ना, मतलब वो तो क्रॉप ही है, लेकिन वो गेहूं के साथ उग रही है ना, तो वो क्या करेगी, परेशानी करेगी, तो वो वीड हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ पेस्ट को कंट्रोल करने के मेथड हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स या बायोसाइड्स इनको बोलते हैं। अपने सबके स्पेसिफिक होंगे, फंगीसाइड फंजाई को मारने के लिए, वीडिसाइड वीड को रिमूव करने के लिए, रोडेंटिसाइड रेट को और मोल्स को मारने के लिए, और निमेटिसाइड जो वर्म्स होते हैं, निमेटोड्स, उनको खत्म करने के लिए। वीड कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वीड कंट्रोल यानी कि वीड को क्या करना, हटाना। कुछ वीड के नाम भी दिए हुए हैं, जैसे कि ज़ैंथियम गोक्रू, पार्थेनियम गाजर घास बोलते हैं, साइपेरिनस रोटंडस मोथा, तो ये कुछ वीड्स हैं। नेक्स्ट वीड कंट्रोल, ये था एक मैकेनिकल मेथड है जिसमें हम क्या करेंगे, प्लॉगिंग करेंगे, हैरो से कैसे भी करके हम उसको निकाल देंगे। दूसरा है केमिकल मेथड, कुछ केमिकल्स का यूज करेंगे, जैसे कि इसमें बहुत एग्जाम्पल है इसका 2,4-D 2,4,5-T, ठीक है। 2,4-D मतलब 2,4 डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, तो इसका ये इसकी फुल फॉर्म है। इसी तरीके से एक और होता है 2,4,5-T, टी का मतलब हो जाएगा ट्राई, 2,4,5 ट्राई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। एट्रेजिन है, नाइट्रोफेन है, ये क्या है, केमिकल्स हैं, वीडिसाइड्स हैं। बायोलॉजिकल मेथड का मतलब है कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर किसी पेस्ट को इनको क्या कर सकता है, खा सकता है, या वीड को खा सकता है, क्योंकि वीड की बात कर रहे हैं हम, तो हम उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मेथड बोलते हैं। देन आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टोरेज ऑफ ग्रेन। प्रोटेक्शन में स्टोरेज ऑफ ग्रेन करते हैं, उस टाइम पर भी हमें उसे क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। बड़े बड़े कंटेनर में, गोदाम में हम क्या करते हैं, इसको ग्रेन को स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पर चाहिए रहेगा ना सप्लाई के लिए। किस किस से नुकसान है इनको देख लो। बायोटिक यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से है, जैसे कि इंसेक्ट, रोडेंट्स, जैसे कि चूहे, बर्ड्स या माइट्स, इनसे इनको क्या होगा, खतरा होगा। क्यों, ये क्या करते हैं, उसको खाएंगे और उसके न्यूट्रिएंट क्वालिटी को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो जैसे कुछ इंसेक्ट हैं, तो ये विविल्स है, बीटल्स, लोकस्ट आपने सुना होगा, टिड्डे जो होते हैं, टिड्डी, ठीक है। तो लोकस्ट बहुत खतरनाक होती है, पूरे यूथ में आती है, ग्रुप में आती है, और पूरे क्रॉप को एक बार में खत्म करके चली जाती है। फिर इंसेक्ट पेस्ट डैमेज कर देते हैं प्लांट को, किस तरीके से, या तो वो उनकी रूट, स्टेम, लीव किसी ना किसी को क्या कर देंगे, हार्म कर देंगे, खा जाएंगे, है ना, तो बचेगा नहीं प्लांट में कुछ भी। सेल शेप को क्या कर लेंगे, सक कर लेंगे,
प्लांट पार्ट से, प्लांट से कर लिया तो प्लांट में न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। स्टेम और फ्रूट को भी कर सकते हैं। और स्टोरेज ग्रेन, प्लांट को तो कर सकते हैं, ग्रेन को स्टोर करके रखा हुआ है उसे भी वो इजीली कर देंगे। एबायोटिक कंपोनेंट, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी और ग्रेन के साथ में कुछ मटेरियल रखा है तो वो, अगर मान लो टेम्परेचर अचानक से ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो उस टाइम पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको इंक्रीज होने का मौका मिल गया, है ना। मॉइस्चर भी, टेम्परेचर भी, तो ये सभी अफेक्ट करते हैं। तो इनसे हमें क्या करना, प्रोटेक्ट। तो दो तरीके से प्रोटेक्ट करना हो गया, बायोटिक कंपोनेंट से, बायोटिक ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, और एबायोटिक कंपोनेंट से। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में ये आ गए। एबायोटिक कंपोनेंट या बायोटिक कंपोनेंट क्या करते हैं, तो ये सब चीजें हैं कि उनकी क्वालिटी डिग्रेड कर देंगे, वेट लॉस कर देंगे, जर्मिनेशन खराब कर देंगे सीड का, तो ये सारे उनके हार्मफुल इफेक्ट्स है। फिर आता है इसका सेकंड, इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट, क्योंकि हमने बोला था आपको फूड के जो सोर्स थे वो प्लांट सोर्स थे, तो प्लांट पे हमने क्रॉप पढ़ लिया, क्रॉप के सब भी चीजें पढ़ ली है जो जो उसमें स्टेप होती है। दूसरा आता है एनिमल सोर्स। तो एनिमल सोर्स में भी क्या क्या हम लेते हैं, जैसे फ्लैश लेते हैं, मिल्क लेते हैं, है ना, या फिर हनी लेते हैं। तो इस तरीके से हम एनिमल्स को पालते हैं, उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। इसमें भी कुछ प्रोसेस हम यूज करेंगे, जैसे कि ब्रीडिंग करना। ब्रीडिंग का मतलब है कोई नई हमने क्या कर ली, उसकी ब्रीड बना ली है। वेराइटी प्लांट में यूज करते हैं जनरली, ब्रीड जो है हम एनिमल्स में यूज करते हैं। तो नई ब्रीड बना ली है, डिजायर्ड ब्रीड बना ली है, ऐसी ब्रीड चाहिए थी हमें जो मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा करे, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रीडिंग। फीडिंग, उनका बिल्कुल क्या होगा, प्रॉपर फूड होगा, क्या खिलाया जा रहा है। और वीडिंग, वीडिंग का मतलब हो गया कि उनको अलग करना, ना, कि कौन इम्पोर्टेंट है, कौन से इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे एक साथ पूरे गाय का गौशाला है तो सभी थोड़े ना ऐसे जो मिल्क एनिमल हो, मिल्क एनिमल का मतलब जो मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है, तो उनके साथ कुछ और भी है, तो एक तो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस वाले हो गए और एक नहीं हुए। हीडिंग क्या होता है, प्रॉपर केयर और मैनेजमेंट ऑफ एनिमल। इसमें क्या होगा, जहां पर रख रहे हैं वो एनवायरनमेंट वो बिल्कुल ढका होना चाहिए, बारिश से, सारे मौसम से उसकी क्या होनी चाहिए, प्रोटेक्शन होनी चाहिए। खाना जो दे रहे हैं उसमें प्रॉपर उनकी डाइट होनी चाहिए, टाइम टाइम पर उनको वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए जो एनिमल्स है उन सबको। तो ये सारी प्रॉपर केयर आती है हीडिंग के अंदर। फिर हम बात करते हैं किन किन एनिमल्स को हम पालते हैं, तो जैसे कैटल फार्मिंग, इसमें हम बात करते हैं मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स की। तो मिल्क प्रोड्यूसिंग में आ जाएंगे आपके काऊ और बफेलो, हमने एग्जांपल भी लिए हैं। पोल्ट्री, पोल्ट्री में मतलब एग लेइंग एनिमल, इनमें हम जनरली जैसे जो चिकन है, हैन है, उनकी बात करते हैं। फिश फार्मिंग, फिश फार्मिंग में हम मीट के लिए इसको कर रहे हैं, फिश को पालेंगे। बी कीपिंग यानी कि ये हो गया एपीकल्चर, क्या हो गया, एपीकल्चर हो गया, मतलब मधुमक्खी को पालना, किसके लिए, हनी के लिए, वैक्स के लिए। कैटल फार्मिंग, फार्मिंग ऑफ कैटल, कैटल को क्यों पाल रहे हैं, मिल्क के लिए ही पाल रहे हैं या फिर लेबर के लिए पाल रहे हैं। जैसे लेबर के लिए भी तो यूज करते हैं ना, बैलगाड़ी का यूज करते हैं। तो इस तरीके से दो तरीके से हो जाएगा, काऊ, बफेलो, गोट्स, कैमल, इन सब का हम क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। काऊ की ब्रीड्स की बात करें तो ब्रीड्स भी अलग अलग होंगी। एक तो होगी यहीं की ब्रीड यानी कि इंडियन ब्रीड होगी, ठीक है, इंडिजीनस ब्रीड यानी कि यहीं की, और एक्सोटिक ब्रीड बाहर से कोई लाई गई है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड है इनकी। मिल्क एनिमल यानी कि जिनसे हमें मिल्क मिल रहा है, ओके। तो यहाँ पर इंडिजीनस जैसे रेड सिंधी, साहिवाल, गिरी, ये काऊ की है। एक्सोटिक में है जर्सी, ऑस्टिन, ब्राउन स्विस, तो ये हो गई उसकी एक्सोटिक ब्रीड। क्रॉस ब्रीड, क्रॉस ब्रीड का मतलब हमने इम्प्रूव किया है, क्वालिटी को, लेवल को बढ़ाया है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, क्रॉस ब्रीड बोल देंगे। क्रॉस ब्रीड जैसे करन स्विस, करन फ्राइज। और यहाँ पर एक और आता है ड्रॉट ब्रीड। तो ड्रॉट ब्रीड का मतलब है जिसको हम लेबर के लिए यूज कर रहे हैं, किसके लिए, लेबर के लिए यूज कर रहे हैं, वजन ढोने के लिए यूज कर रहे हैं जनरली, ठीक है, या फिर बैलगाड़ी में यूज कर रहे हैं, ब्लॉक कार्ट में, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉट ब्रीड बोलते हैं। अब डुअल पर्पस, डुअल पर्पस का मतलब दोनों काम करवाएंगे उससे, मिल्क भी प्रोड्यूस करवाएंगे और लेबर का काम भी उससे करवाएंगे। फिर आता है सेकंड कैटल, कौन आएगा, बफेलो। बफेलो की ये कुछ ब्रीड दी हुई है। अब हम कर रहे हैं मिल्क प्रोडक्शन, तो मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड जो
मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड जो इंक्रीज होता है उनको बोलते हैं वाइट रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? वाइट रिवॉल्यूशन बोलते हैं। मिल्क प्रोडक्शन में इंक्रीज करना उसको बोलते हैं मिल्क प्रोडक्शन। इसी तरीके से अच्छा प्लांट की बात करते हैं हम, ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसे क्या बोलते हैं? ग्रीन रिवॉल्यूशन। और ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है? इंडिया के हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या किया गया कि स्वामीनाथन, ग्रीन रिवॉल्यूशन में होगा ये कि हम क्वालिटी को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो जगह कम है क्रॉप उगाने के लिए, तो उस केस में हम क्या करते हैं? क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, उनके जेनेटिक मैनिपुलेशन करते हैं। जेनेटिक मैनिपुलेशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं GM प्लांट्स। क्या बोलते हैं? GM प्लांट्स, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हम उनको बोलते हैं। तो इंडिया में कौन है ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। अगर वर्ल्ड की बात करें तो डॉक्टर नॉर्मन E बोरलॉग। NDDB यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है, उन्होंने क्या चलाया था? ऑपरेशन फ्लड। क्या चलाया था? ऑपरेशन फ्लड चलाया था। वो भी किस में इंक्रीज करने के लिए? मिल्क प्रोडक्शन में करने के लिए। वाइट रिवॉल्यूशन की बात करें तो वाइट रिवॉल्यूशन यही है ना, मिल्क प्रोडक्शन में इंक्रीज होना, वाइट रिवॉल्यूशन। वाइट रिवॉल्यूशन के भी फादर हैं वर्गीस कुरियन जो है, वो इनके क्या है? फादर हम बोल सकते हैं। फीडिंग कैटल, कैटल क्या खाएगा? तो कैटल के लिए एक तो रफेज होंगे, कंसंट्रेट, रफेज में फाइबर वाली होगी, और बाकी जो बचा वो ओल न्यूट्रिएंट किस में होंगे? फाइबर के अलावा, क्योंकि फाइबर तो इसमें आ गए, वो क्या हो गए? कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे। कैटल को डिजीज भी होती है, मैंने बोला था ना प्रॉपर वैक्सीनेशन कहाँ पर रह रहे हैं वो, तो डिजीज भी होती है। डिजीज जो करेंगे उनको बोलते हैं पैथोजन, वायरस है, बैक्टीरिया, फंजाई है। तो जब डिजीज हो जाएगी तो कैसे हम उसको डिटेक्ट करेंगे कि ये डिजीज्ड है? तो इट्स रेगुलर फीडिंग। अगर फीडिंग प्रॉब्लम हो रही है, उसको खा नहीं रहा है ठीक से एनिमल, तो इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं क्या है? बीमार है, या फिर वो अलग अलग रहने लगा है, या फिर उसकी बॉडी पर स्पॉट्स हो गए हैं आँखों से, या फिर नोज से जो है जो फ्लूइड मटेरियल है वो बाहर आने लगा है। तो ये सब चीज़ें बताती है कि वो क्या है? बीमार है। तो यहाँ पर यही है सिम्टम्स ऑफ सिक एनिमल में, वो सब लिखा हुआ है। बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, वो थका थका लगेगा, ठीक है, और उसके सलाइवा जो है माउथ से बहुत ज़्यादा गिरना इंक्रीज हो जाएगा, ब्लिस्टर्स बन जाएंगे, स्किन पर बहुत स्पॉट बन जाएंगे। फिर प्रिवेंशन कैसे करना है? तो सबसे पहले जो भी बीमार है उसे आइसोलेट कर देना, अलग कर देना, क्योंकि वो बीमारी जो है इन्फेक्शियस हो सकती है, फैल जाएगी, इजीली फैल जाती है। तो पहले उसको हमने आइसोलेट कर दिया, प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाना और प्रॉपर उसको दवाई देना, दवाई उसके खाने में मिला करके देना। तो ये इस तरीके से उसके क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? प्रिवेंशन और कंट्रोल हो जाएंगे डिजीज से। नेक्स्ट बात करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब जो बर्ड्स है उनको एग लेइंग, जिनको हम एग प्रोडक्शन के लिए पाल रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे हम पालते हैं हैन, ठीक है, तो इस तरीके से एक होता है लेयर पोल्ट्री में, पोल्ट्री फार्मिंग में एक होता है लेयर होता है, और एक क्या होता है? ब्रॉयलर, ठीक है। तो ब्रॉयलर जिसको मीट के लिए यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं ब्रॉयलर, क्योंकि ये दो पर्पज से होगा ना, जो बर्ड एग लेइंग, एग के लिए भी होगा और फ्लेश के लिए भी होगा। तो मीट के लिए जो होता है वो होते हैं ब्रॉयलर, और जो एग के लिए होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लेयर। तो इस तरीके से इंडिजीनस कुछ ब्रीड है, कुछ एग्जॉटिक ब्रीड है, किसकी? हैन की। देन बात करते हैं सिल्वर रिवॉल्यूशन। सिल्वर रिवॉल्यूशन यानी कि एग प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर करना, उसको क्या बोलेंगे? सिल्वर। तो अभी तक कितने रिवॉल्यूशन आए? ग्रीन प्लांट से रिलेटेड है, वाइट मिल्क से रिलेटेड, सिल्वर एग से रिलेटेड। अभी एक और आएगा ब्लू रिवॉल्यूशन, फिश फार्मिंग से रिलेटेड होगा वो। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ पोल्ट्री ब्रीड, पोल्ट्री ब्रीड में इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमें कुछ क्या क्या इन्वॉल्व करना पड़ेगा, कौन कौन से तरीके अपनाने पड़ेंगे? तो यहाँ पर जैसे है नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स आर इंक्रीज्ड, उसके अलावा समर एडेप्टेशन कैपेसिटी, लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, इनमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, छोटे सी जगह पर ही काम हो जाता है।
ड्वार्फ ब्रॉयलर प्रेजेंट फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन, ठीक है। तो ब्रॉयलर मैंने आपको बता दिया था, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग वाले हैं उनको बोलते हैं ड्वार्फ ब्रॉयलर। पोल्ट्री डिजीज खतरनाक होती है, ठीक है, और आसानी से इसके पूरे ग्रुप में फैल जाती है। तो उस केस में हमें क्या करना है, उसको बिल्कुल ही अलग कर देना है और डॉक्टर से प्रॉपर उसकी क्या करवानी है, ट्रीटमेंट करवाना है। डिजीज कौन कौन सी डिजीज हो जाएगी तो क्या क्या फर्क पड़ता है, तो इन्वेस्टमेंट मतलब पोल्ट्री के लिए सबसे अच्छी फायदेमंद बात क्या है, तो इसमें इन्वॉल्वमेंट जो इन्वेस्टमेंट होगा वो बहुत कम होगा, जगह मैंने बताया था बहुत कम में हो जाएगा काम, मेंटेनेंस भी इजी होता है और रिटर्न आर क्विक, एक बहुत जल्दी से मिल जाएंगे, फ्लैश मिल जाएगा तो रिटर्न बहुत जल्दी से मिल जाएगा। फिर आता है पीसी कल्चर, क्या आता है, पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर देखिए क्या होता है, पीसीज, क्या होता है, पीसीज। पीसीज जो होता है, मछलियां जिसके अंदर रखी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, पीसीज, क्या बोलते हैं, पीसीज। जो एनिमल ग्रुप है उसको बोलते हैं पीसीज। दो तरीके की मछलियां होती है, बोनी फिशेज और कार्टिलेजिनस फिशेज। तो इस तरीके से फिश फार्मिंग, तो इसको हम बात करेंगे फ्लैश के लिए, और उस फ्लैश में मीट में क्या होगा, प्रोटीन बहुत अच्छे अमाउंट में होगा, इसीलिए हम उसको कर रहे हैं। फिश को पालने के लिए दो तरीके आप यूज कर सकते हैं, या तो कैप्चर करो मतलब पकड़ना, दूसरा फार्मिंग, ठीक है। तो या तो कैप्चर या फिर कल्चर, एक तो डायरेक्ट पकड़ के ले आना जहां भी है वो, जिस भी एक्वेटिक मीडियम में जहां से आप उनको लेना चाहते हो, और एक कल्चर यानी कि उनको प्रॉपर बिल्कुल बड़ा करना, तो ये हो जाता है कल्चर फिशिंग हो जाता है। कुछ फिशेस के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि फ्रेश वाटर जो है उसमें आपके केट फिशेज हैं, जैसे कि वेलेगो है, मिस्टस है। इसके अलावा ये बहुत इंडिया में जो है बहुत कॉमन है, कतला, रोहू और मृगल, ठीक है। रोहू लेबियो रोहिता, कतला ही होती है, और इस तरीके से है मृगल। तो इनका बहुत यूज किया जाता है फिश फार्मिंग में। मरीन फिशरीज दो टाइप की होगी, मरीन और इनलैंड, ठीक है, पानी के अंदर मरीन। तो मरीन, इंडियाज मरीन का मतलब होता है मतलब समुद्र वाला जो पानी होता है उसको बोलते हैं मरीन फिशेज। तो ये हो गया कोस्टलियन एरिया में हो गया, बहुत करते हैं, महाराष्ट्र वाले एरिया में खूब होता है। तो ये हो जाएगी मरीन फिशरीज। इसके बाद में ओनली यही नहीं है कि हम केवल फिश को ही पालते हैं, इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे लॉबस्टर्स होते हैं, प्रॉन्स होते हैं, है ना, ये ऑर्थोपोडा के मेंबर है, इनको भी हम क्या करते हैं, पालते हैं। ऑयस्टर्स है, ऑयस्टर को पर्ल के लिए भी हम पालते हैं, किसके लिए, पर्ल के लिए, मोती, पर्ल ऑयस्टर बोलते हैं। इनलैंड फिशरीज की बात करें तो जैसे कतला कहाँ पर फीड करेगी, सरफेस फीडर है। रोहू कहाँ पर है, मिडल जोन पॉन्ड में। मृगल जो है कॉमन कार्प वो है वीड पर, किस पर, वीड पर। वीड कहाँ होगी, बिल्कुल गहरे पानी में होंगी ना, तो वहां पर ये करेगी। लास्ट टॉपिक है एपीकल्चर, क्या है, एपीकल्चर। तो एपीकल्चर का मतलब होता है हनी बी को क्या करना, हनी बी का कल्चर करना। तो एपीकल्चर, हनी बी का कल्चर। यहाँ पर एपीकल्चर इज द प्रोसेस ऑफ रियरिंग ऑफ हनी बी। हनी बी को हम कल्चर कर रहे हैं किस लिए, दो चीज़ों के लिए। पहला है हनी, ठीक है, बहुत न्यूट्रिटिव होता है, दूसरा है वैक्स, ओके। तो इस तरीके से हम हनी बी का यूज़ करते हैं। फिर कुछ स्पीशीज़ है हनी बी की, तो स्पीशीज़ में आपने नाम सुने होंगे। ये किसका मेंबर है, किस फाइलम का मेंबर है, आर्थ्रोपोडा का। फाइलम कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। इंसेक्टा जो है उसमें आता है ये, क्लास इंसेक्टा के अंदर हनी। एपी जो है नाम है हनी बी का। तो कुछ यहाँ पर दी हुई है, जैसे कि इंडिजिनस स्पीशीज यानी कि यहीं की, एपिस डोर्सेटा है, एपिस इंडिका है, ओके, एपिस फ्लोरी है। एक्सोटिक की बात करें तो आ जाएगी एपिस मेलिफेरा, क्या है, एपिस मेलिफेरा। ये क्या है, इंडियन बी, इटालियन बी, क्या है, इटालियन बी है। अब अगर हमें एपीकल्चर करना है, एपीकल्चर करना है तो या तो उनका जो नेचुरल क्या होता है, छत्ता होता है, बीहाइव होता है, वो वाला हो गया, नहीं तो हम एक आर्टिफिशियल बॉक्स का पूरा क्या बनाते हैं, बीहाइव बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एपियरी। क्या बोलते हैं, एपियरी बोलते हैं। तो फिर
हम ये भी देखते हैं कि बी की पूरी कॉलोनी, क्योंकि कॉलोनी में रहती है तो उसमें कौन कौन मेंबर होते हैं, तो उसके 3 मेंबर्स होंगे जनरली, 3 मेंबर है। एक तो होगी वर्कर बी, एक होगा ड्रोन जो उसका मेल वाला पार्ट है, और मेल वाला जो हनी बी है वो हो जाएगा ड्रोन, और जो फीमेल होगी क्वीन वो क्या हो जाएगी, सेक्सुअल फीमेल बी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी कॉलोनी में 3 तरीके के हनी बी होंगी। ये साइज के अकॉर्डिंग इनको पहचान भी सकते हैं। ठीक है, जो साइज में सबसे बड़ी है वो क्वीन है, देन ड्रोन, देन वर्कर बी। तो यहाँ पर आगे बात करें एपीकल्चर का इम्पोर्टेंस क्या है, तो बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जहाँ भी एपीकल्चर किया जा रहा है तो वहाँ पर पॉलिनेशन बहुत इजी हो जाता है। क्या हो जाता है, पॉलिनेशन, क्योंकि आपको पता होगा जो इंसेक्ट है कौन, हनी बी, वो पॉलिनेटर है। क्या है, पॉलिनेटर है। पॉलिनेशन मतलब फ्लावर में जो होता है ना, पॉलन ग्रेन एंथर से निकल करके स्टिग्मा तक जाते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पर किन की हेल्प से हो जाता है, इसकी हेल्प से हो जाता है, हनी बी की हेल्प से। तो बहुत अच्छा होता है ये। इसके अलावा प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, हनी में क्या क्या होगा, तो शुगर होगी। ठीक है, ये शुगर के नाम है, एंजाइम्स होंगे, पिगमेंट्स होंगे, मिनरल, विटामिन्स और वाटर होगा। वी वैक्स, मोम जो मिलता है वो वी वैक्स, इसका यूज करते हैं हम कॉस्मेटिक में, पेंट में, ऑइंटमेंट में और पॉलिशेज में। बी वेनम, बी वेनम, वेनम का मतलब जहर जो उसका हो गया, तो ये यूज टू क्योर सर्टेन डिजीजेज लाइक गाउट एंड आर्थराइटिस डिजीज में इनका यूज किया जाता है। रॉयल जेली, इसको टॉनिक की तरह यूज करते हैं हार्ट पेशेंट में। फिर मैनेजमेंट के लिए मैंने अभी अभी आपको बताया बी फोरेज या पॉस्चुरेज का यूज किया जाता है। पूरा एक बॉक्सेस होता है, उसके अंदर डिफरेंट क्या बने होते हैं, अलग अलग उसकी रो बनी होती है, और उसको एक तरीके से जैसा नेचुरल बिहाइव होता है उसी की तरह उसको मॉडिफाइड किया जाता है। बिल्कुल उसके अंदर हनी बी के लिए रहने के लिए काफ़ी स्पेस होता है, ऊपर से एक ढक्कन होगा जिसको हम इजीली हटा सकते हैं, और ये इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है ना। नीचे बिल्कुल इसमें हैंडल होंगे, हैंडल भी होगा पकड़ने का, ताकि एक जगह से दूसरी जगह खेतों में रख सकें। और दूसरी बात, जब भी एपीकल्चर करते हैं अगर, तो वहां पर ऐसे एरिया में करना पड़ेगा जहां पर आसपास क्या हो, प्लांट्स हो। कौन से प्लांट्स हो, जहां से उनको इजीली नेक्टर मिल सके। क्या मिल सके, नेक्टर मिल सके, क्योंकि वो नेक्टर से ही तो क्या बनाएंगे, हनी बनाएंगे। तो मैंगो, कोकोनट, आलमंड, टैमरिन, बेर, इसके अलावा लीची, कॉटन, सीसम, एप्पल, महुआ, कोरिएंडर, है ना। तो ये सारे प्लांट जो हैं इसके आसपास होने चाहिए। तो इस तरीके से ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। द क्वालिटी एंड टेस्ट ऑफ हनी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ फ्लोरा फ्रॉम विच द नेक्टर इज कलेक्टेड। अगर प्लांट के अंदर नेक्टर अच्छा है तो हनी भी उसका अच्छा ही होगा, जो एपीज बनाएगी यानी कि हनी भी बनाएगी। तो एपियरी यानी कि उस आर्टिफिशियल तरीके से जो पाल रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, एपियरी बोलेंगे। और ये सारी चीज़ें, ये सारे प्लांट्स उसको इजीली कम रेंज में ही क्या होने चाहिए, मिल जाने चाहिए, ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं होने चाहिए। तो होता है आपका चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।